नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे साउथ कश्मीर के अनंतनाग से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्योंकि अनंतनाग से खबर सामने आ रही है कि सुरक्षा बलों ने एक एक्टिव मिलिटेंट को हिरासत में लिया है और ग्रेडबल से लश्कर-ए-तैयबा के इस मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया है। आतंकी से सुरक्षा बलों ने एक पिस्टल को भी बरामद किया है। तो इस वक्त हम आपको रूबरू करवा रहे हैं साउथ कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के साथ। साउथ कश्मीर में जो है एक जिंदा मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने अरेस्ट किया है और साथ ही बताया जा रहा है कि इस मिलिटेंट का नाम फिरोज जरगर है, जो कि ग्रेडबल का रहने वाला है। और क्या कुछ जानकारी आ रही है इस हवाले से हम आप तक पहुंचाएंगे। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता फिदा हुसैन हमारे साथ लाइव ज्वाइन करेंगे। और इस वक्त जो अपडेट सामने आ रहा है, एक मिलिटेंट जिसका नाम फिरोज जरगर बताया जा रहा है। इस वक्त आप देखिए स्क्रीन पर आप तस्वीर जो डिस्प्ले हो रही है फिरोज जरगर की है, जो ग्रेडबल का रहने वाला है और इसे आज सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया है। और चलिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं फिदा हुसैन सीधा अनंतनाग से। बताइएगा फिदा, इस हवाले से और क्या जानकारी है? जी फिदा, बताइएगा इस खबर के हवाले से और क्या कुछ ताजा तफसीलात है? देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि अगर हम दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग की बात करेंगे, दक्षिण कश्मीर के जो 4 जिला है यानी कि कुलगाम, शोपियान, पुलवामा और अनंतनाग, अगर देखा जाए तो पिछले महीने में और इस महीने में भी जो ऑपरेशन चलाए गए हैं, साझा ऑपरेशन चलाए गए हैं मिलिटेंटों के खिलाफ, जिसमें कई सारे मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं। उसी के बीच अगर आज की बात करेंगे, जो अनंतनाग पुलिस को एक सफलता मिली है कि जिसमें उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा के एक मिलिटेंट को जो है जिंदा पकड़ लिया है। और जो सूत्र है हमारे, उनके अनुसार कि जब एक मिलिटेंट को देखा गया उसके बाद एक साझा ऑपरेशन चलाया गया और साझा ऑपरेशन में किसी भी तरह से कोई भी जो वहां पे जब ऑपरेशन चलाया गया, जिस तरह से हम देखते हैं कि जब ऑपरेशन चलता है तो कहीं ना कहीं पे जब मुठभेड़ शुरू हो जाती है तो उसके बाद जिस तरह से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर अनंतनाग की बात करेंगे, अनंतनाग में जो नीट एंड क्लीन बताएंगे हम इस तरीके से कि जिस तरह से इन्होंने ऑपरेशन चलाया जिसमें एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया है। हालांकि उसकी पहचान भी हुई है, हालांकि उसके संगठन के बारे में भी बताया जाता है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक जो है प्रेस रिलीज सामने नहीं आई है। सूत्रों के हवाले से क्या कुछ देर के बाद ही जो प्रेस रिलीज है वो जारी होगा, लेकिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो सूत्र है उनके मुताबिक एक मिलिटेंट को अनंतनाग पुलिस ने जिंदा पकड़ा है और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है, तफ्तीश अभी जारी है। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से अभी बयान जारी नहीं हुआ है, पर सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं कि लश्कर-ए-तैयबा से ये ताल्लुक रखता है और उसी के साथ फिरोज जरगर जो ग्रेडबल का है, ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। कुछ और बताया जा रहा है, अगर हम वेपन्स की बात करें, कौन से वेपन्स जो हैं वो बरामद किए गए हैं और साथ ही कब से ये एक्टिव था साउथ कश्मीर में, इस हवाले से कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए प्रियंका, की कब से ये एक्टिव था, किस संगठन के बारे में जब हमने बात की तो लश्कर-ए-तैयबा के बारे में बताया जाता है। हालांकि हथियारों के हवाले से जहां पर आपने जो प्रश्न पूछा है और अगर हम उस प्रश्न का जवाब दे तो हथियारों के हवाले से अभी तक कोई भी खबर सामने निकल कर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से मैंने बता दिया आपको कि जो आपने खुद भी बता दिया कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा। साफ तस्वीरें जो है वो सामने आ जाएगी कि क्या इनके पास कोई हथियार था और हथियार अगर था तो कौन सा हथियार था। लेकिन जो ये खबर है कि एक जिंदा मिलिटेंट को यहाँ पे पकड़ा गया है अनंतनाग पुलिस की तरफ से, और अनंतनाग पुलिस का अभी और इंतजार करना पड़ेगा प्रेस रिलीज का। और यही बताएंगे हम कि दक्षिण कश्मीर का ये दक्षिण कश्मीर के साथ ही ये ताल्लुक रखते थे जिला कुलगाम के, और यहाँ पर अनंतनाग पुलिस को ये सफलता प्राप्त हुई है। जी प्रियंका, शुक्रिया फिदा तमाम जानकारी फराहम करने के लिए और हमारे साथ लाइव ज्वाइन करने के लिए। तो फिदा हुसैन साउथ कश्मीर से ज्वाइन किए हुए थे, जो इस हवाले से जानकारी दे रहे थे। इस वक्त तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक जिंदा मिलिटेंट को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे श्रीनगर एनकाउंटर की, क्योंकि आज सुबह सुबह करीबन 5 बजे श्रीनगर के हरवन इलाके में जो एनकाउंटर चला उसमें बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि लश्कर-ए-तैयबा से उसका ताल्लुक था। और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि फिलहाल श्रीनगर एनकाउंटर की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि श्रीनगर के हरवन के दरबाग दर्रा इलाका, जहां पर आज सुबह करीबन 5 बजे पुलिस ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि एनकाउंटर शुरू हुआ है। कुछ ही देर के बाद यह भी ट्वीट आया कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। हमारे सीनियर साथी सीधा श्रीनगर से सनम एजाज हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बताइएगा इस एनकाउंटर के हवाले से क्या ताजा तफसीलात है? देखिए, ये शूट आउट है, ये इनकाउंटर नहीं बल्कि शूट आउट है। और जिस तरह पुलिस का बयान भी और लोकल इनपुट्स भी है कि अचानक वहां गोलियां चलने की आवाज में आई थी। ये दरबाग का हरवन का इलाका है, श्रीनगर के लाल चौक से लगभग 15 किलोमीटर दूर बाहरी इलाका है, गांधरबल के रोड पे उस एरिया में। तो वहां पे ये इनकाउंटर जो है या शूट आउट है, ये हुआ है। एक मिलिटेंट जो मारा गया है, जिसके बारे में अभी तक अंदाजा लगाया जाता है कि शायद फॉरनर है। अभी उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस जो लोकल अधिकारी है पुलिस को, उनका कहना है कि ये फॉरनर है। और लेकिन उसकी जो आइडेंटिफिकेशन अभी की जा रही है। ये ब्रीफ शूट आउट था, सुबह लगभग तड़के ही अंधेरा था, कड़ाके की ठंड थी। उस बीच में पुलिस का मानना है उन्हें इनपुट्स मिले थे, स्पेसिफिक इनपुट्स मिले थे और उसी स्पेसिफिक इनपुट्स के दौरान ये शूट आउट हुआ है। प्रियंका, बिल्कुल। और फिलहाल क्या सूरत हाल ग्राउंड पर देखने को मिल रही है? क्या सर्च ऑपरेशन जारी है या ऑपरेशन ओवर हो चुका है? और क्या और जो ग्राउंड की जानकारी है सामने आ रही है? प्रियंका, ये एनकाउंटर शूट आउट था और इस शूट आउट के दौरान लोगों को पता भी नहीं चल पाया है कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। और बहुत से कम लोगों को भी पता है इलाके के भी कि वहां पे एनकाउंटर के इस तरह से मिलिटेंट मारा गया है। तो इस वक्त ऑपरेशन जो है, चूंकि शूट आउट था, स्पेसिफिक कहते उनके पास थी, उनके पास जितनी इनपुट्स थी उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए, चूंकि आफ्टर जो सिक्योरिटी सिचुएशन इलाके में रहती है वो बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो इनकाउंटर है या जो फोर्सेज के इस रिलेटेड जो डिप्लॉयमेंट थी वो वापस चले गए। इनकाउंटर यूं कहें तो सिचुएशन जो है, ये इनकाउंटर जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है इस वक्त। हाँ बिल्कुल सनम, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे फिर ज्वाइन करेंगे आपके साथ। सनम एजाज इस शूट आउट के हवाले से जानकारी दे रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद ये शूट आउट हुआ जिसमें एक फॉरेन मिलिटेंट जो है वो मार गिरा गया है। फिलहाल अभी इसकी पुष्टि सामने नहीं आई है, पर बताया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा से इसका ताल्लुक था। तो चलिए अब बात करते हैं डिलिमिटेशन के हवाले से, क्योंकि इसके हवाले से अपडेट सामने आ रहा है कि कल दिल्ली में परिसीमन आयोग की बैठक होने वाली है। परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस सदस्यों ने बैठक में शामिल होने का फैसला लिया है। सभी पार्टियों की आयोग की बैठक पर निगाहें टिकी हुई हैं। तो अब डिलिमिटेशन कमीशन में जो सियासी जमातों की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर सनम एजाज हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बताइएगा, क्योंकि अब कल जबकि मीटिंग होने वाली है, कौन कौन इसमें शामिल होंगे और क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? देखिए, इसमें जो कल की इंपॉर्टेंट मीटिंग है चर्चा में रही है। डिलिमिटेशन तो यूं ही चर्चा में रहा है, सियासत इस पर बहुत ज्यादा हुई है, सियासी बयान भी दागे गए हैं, लेकिन कल की मीटिंग जो है सबसे पहले इसमें है कि इसमें कौन कौन रहेगा। तो साफ जाहिर है जितने भी इसमें मेंबर्स हैं, जो जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर होते हैं, यानी जम्मू कश्मीर के जितने भी पार्लियामेंट मेंबरान हैं, जम्मू के 2, कश्मीर के 3 और हो सकता है कि और इसके साथ साथ जो मेंबर हैं जो सरकार नियुक्त किए वो इस मीटिंग में रहेंगे। और कल की बैठक चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद कहीं न कहीं हम इसको फाइनल बैठक भी कह सकते हैं। अभी हम कहेंगे नहीं बल्कि हम अंदाजा कर रहे हैं कि फाइनल ही हो सकती है। कल के बाद जो मीटिंग के जो प्रस्ताव निकल के आएंगे वो अब पब्लिक डोमेन में डाले जाएंगे और उसके बाद पब्लिक का उस पर रिएक्शन लिया जाएगा और कहां किस तरह से उसमें पब्लिक को अपनी कहीं रिएक्शन होगी या पब्लिक को कहीं उसमें तब्दीली कराना चाहेगी तो पब्लिक उस पर सुझाव भी दे सकती है। पब्लिक डोमेन पे आना जो है वो अभी बाकी है और हो सकता है कल की मीटिंग के बाद हो जाएगा। लेकिन इसमें चूंकि सियासत बहुत हुई है, डिलिमिटेशन कमीशन जो है इसमें सियासत बहुत हुई है। और अगर आप कल ही की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछली बैठक में इसमें हिस्सा नहीं लिया था, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप था कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो कमीशन बिठाया गया है ये एक डेमोक्रेटिक चेंज के लिए बिठाया गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के
जो एमपीज हैं, चाहे वो श्रीनगर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, साउथ से हसनैन मसूदी हैं, नॉर्थ से मोहम्मद अकबर लोन है, इन तीनों ने तब हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन इस बैठक में अब हिस्सा लेने की बात की जा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाकायदा तौर पर बताया कि उनके मेंबरान जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे और अपने प्रस्ताव जो है इस डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखेंगे। लेकिन आपको सियासत में बताएं तो कल ही इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मीटिंग में हिस्सा लेने पर सजाद गनी लोन ने आपत्ति जताई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हमला किया था, ताबड़तोड़ हमला करते हुए बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। माजी पास में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया था कि ये 5 अगस्त के फैसले को इंडोर्स करना है, अगर इस मीटिंग में जाना है तो आज उनके जाने का क्या मतलब है। सजाद गनी लोन ने सवाल ये भी उठाया था कि कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अब 5 अगस्त 2019 के फैसले को इंडोर्स करते हुए इस मीटिंग में जा रही है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया था। महबूबा मुफ्ती ने किसी पे आरोप नहीं लगाया है, उनका स्टेटमेंट भी कल आया है, कल उन्हें एक पब्लिक गैदरिंग में भी इस चीज पे बोला है और महबूबा मुफ्ती ने कल बताया है कि वो ये डिलिमिटेशन कमीशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे उन्होंने निशाना साधते हुए बताया कि मरकजी सरकार जो केंद्र की सरकार है वो यहाँ डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी करी और इस डिलिमिटेशन के जरिए वो डिफरेंट कम्युनिटीज को, डिफरेंट तरीके लोगों को आमने सामने लाना चाहती है। उन्होंने भी इस पे आरोप जताते हुए जो अपना खदशा है उन्होंने इस पे संज्ञान लेते हुए बताया कि कहीं न कहीं एक कोशिश है यहाँ पे डिवाइड एंड रूल करने की और उसके साथ साथ लोगों को आमने सामने रखने की। और फिर कुछ लोग हैं वो उसको कश्मीर की बात करूंगा या पॉलिटिकल पार्टीज वो कहते हैं कि एक केंद्र सरकार जो है वो एक यहाँ पे एक अलग तरह का से डेमोग्राफिक उनका है आरोप कि डेमोग्राफिक चेंज करें जम्मू कश्मीर की, तो उसमें ही सारा कुछ किया जा रहा है। क्योंकि इसमें एक तो यह है कि एसटी एससी वगैरह को जो रिजर्वेशन दी जा रही है उसमें भी बहुत से लोगों को है और उसके साथ साथ खबरें निकल के आ रही कि कश्मीरी पंडित्स जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा, सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी। तो उस चीज को लेके बहुत से लोगों को आपत्ति है, बहुत से लोग उस पर खदशात कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कल की मीटिंग में क्या कुछ निकल के आता है, तो उसके बाद ही यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज या यहाँ की आवाम जो है वो इस पर रिएक्ट कर पाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया सनम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो सनम, जिस तरह से हमें अपडेट दे रहे थे, अगर डिलिमिटेशन कमीशन की जो बैठक है उसके हवाले से बात की जाए तो सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सजाद गनी लोन का जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर यू टर्न लिया है और दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती का यह कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन पे उन्हें कोई भी भरोसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को आमने सामने लाने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो उसके लिए ये किया जा रहा है और सिर्फ ये बीजेपी को पॉलिटिकली मदद करेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बिजली की, क्योंकि चाहे जम्मू हो या फिर कश्मीर हो, आम जनता परेशान है। बहुत देर से बिजली घरों में नहीं है। पीडीडी कर्मियों के हड़ताल पर जाने से जनता बेहद परेशान नजर आ रही है। हड़ताल से जम्मू व कश्मीर संभाग दोनों ही प्रभावित हुए हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। बिजली बंद होने से कई जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कश्मीर का हाल भी बताएंगे। पहले हम रुक करते हैं राजौरी का। राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बताइएगा, राजौरी पुंछ की अगर हम बात करें तो बिजली क्या सभी जगह पर नहीं है? क्या कुछ परेशानियां आम जनता को झेलनी पड़ रही हैं? मुलाजमों की हड़ताल की बात करें तो इनकी हड़ताल का दूसरा दिन और 28 घंटे इस वक्त तक हो चुके हैं। राजौरी पुंछ में बिजली पूरी तरह गुल पड़ी हुई है और उसके साथ साथ सबसे बड़ी परेशानी जो लोगों को आ रही है खास करके राजौरी में, क्योंकि राजौरी में बिजली का निजाम के साथ ही पानी का निजाम भी बहाल होता है। ये कहें कि 27 घंटे से राजौरी में बिजली के साथ साथ पानी भी लोगों को दस्तयाब नहीं है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि महकमा बिजली के डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो बिजली बहाल नहीं करेंगे, मगर जिससे लोगों में काफी मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई। और आज एतवार को भी महकमा बिजली के मुलाजमीन हड़ताल पर बैठे हुए और 28 घंटे से राजौरी में और पुंछ में बिजली गुल है। उसके साथ साथ राजौरी में पानी भी लोगों को दस्तयाब नहीं है, जिससे काफी परेशानी आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जी बेटा जी, शुक्रिया जमशीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब आपको हम कश्मीर का हाल बताएंगे, क्योंकि जहां पर राजौरी में जमशीद बता रहे थे कि 27 घंटे से बिजली नहीं है और सिर्फ बिजली ही नहीं, पानी भी नहीं है और उसके चलते आम आवाम को काफी परेशानियों का सामना जो है वो
करना पड़ रहा है और उसी के चलते जो पीडीडी कर्मियों की हड़ताल है उससे हर कोई परेशान है। तो अब कब इसका सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि बिजली अब सर्दियों के दिन है, अब सर्दियों के दिन में बिजली कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो तो हर कोई जानता है। और उसी के चलते जहां माइनस में वादी कश्मीर में टेम्परेचर है वहां पे जो हीटिंग अरेंजमेंट्स काम नहीं करेंगी तो वहां के लोग किस तरह के से सरवाइव करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही हर जगह देखने को रात को मिला, और चाहे जम्मू हो या फिर कश्मीर हो, दोनों ही जगह पर जो आम जनता है वो बेहद इससे परेशान है। और चाहे ऑलरेडी अगर बात करें अनस्केड्यूल्ड जो पावर कट्स होते हैं उससे विंटर्स में जनता पहले ही परेशान है, और उसके चलते लगातार जो बिजली आ ही नहीं रही है उससे जनता की परेशानी का अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। अब पीडीडी कर्मियों की जो हड़ताल है इस पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हड़ताल से जम्मू और कश्मीर संभाग दोनों ही बेहद प्रभावित हुए हैं। अब अगर किसी का बात करें कि बिजली कहीं पर चली गई है, अब उसको रिस्टोर ही वो नहीं हो रही है, और उसके चलते अब ये जो हड़ताल है कब तक कंटिन्यू रहेगी, कब तक इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, तब तक आम जनता की जो परेशानी है उसको कौन सुनेगा। पीडीडी कर्मियों की जो मांगे हैं उसे कब पूरा किया जाएगा, कब ये मसला हल होगा, हर किसी के जहन में यही सवाल है। क्योंकि सर्दियों के दिनों में बिजली के बिना रहना हर कोई समझ सकता है कि कितनी परेशानियों का जो सामना है वो आम जनता को करना पड़ रहा है। चलिए रुक करते हैं श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी हिलाल हंजूरी लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, जहां पर एक तरफ हमने राजौरी पुंछ के हालात बताए, वहीं पर वादी कश्मीर के हालात बताइएगा, क्योंकि कल रात को ज्यादातर इलाकों में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा देखने को मिला। कब से बिजली नहीं है, क्या कुछ परेशानियां वहां पर झेलनी पड़ रही हैं? 17 तारीख की मिडनाइट से ही जो पीडीडी के एम्प्लॉयज हैं वो एहतजाज पर है और वो काम छोड़ हड़ताल करती है। तो इसकी वजह से शहर हो या गांव हो, कई एक जगहों पर जो दिक्कतें आ गई हैं। नतीजा ये हुआ कि जहां आम लोग भी उसे सफर हुए हैं, वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो लोग कोविड-19 से जूझ रहे हैं और विंटर्स के दौरान देख रहे हैं कि अक्सर जो छाती के पेशेंट्स हैं उन्हें ये दिक्कतें भी सामने आती है, उन्हें ये दिक्कतें भी पेश आती हैं कि उन्हें ऑक्सीजन जो है वो लेनी पड़ती है। और ये ऑक्सीजन पॉसिबल होता है कि जब बिजली हो तभी जाकर जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है वो काम करते हैं। तो इस तरह से शहरों गाँव से ये शिकायतें आ रही हैं कि बिजली लाइन मुनक़ता होने से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोड शेडिंग जो है वो अक्सर यहाँ पर देखने को मिलती है। जब कई बार फ्यूज सड़ जाता है, फ्यूज उड़ जाता है, तो उसके बाद जब लगाने वाला कोई नहीं है, नतीजा यही है कि घंटों तक ये पावर सप्लाई मुतासिर हो रही है। और जाहिर तौर पर हिलाल, अगर हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में विंटर्स है, दिसंबर का महीना चल रहा है और सर्दी बहुत ज्यादा है वहां पर। ऐसे में घंटों बिजली ना होना, इतनी देर से बिजली ना होना मुश्किलें आवाम की ओर बढ़ा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि विंटर से हम देखते हैं कि ज्यादा बिजली का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पानी भी गर्म होना चाहिए, हीटर भी होना चाहिए और बाकी चीजें भी जो मुख्तलिफ गर्मी के आलात है, अलग अलग अप्लायंसेस है, वो हम देखते हैं कि इसी पर मुनहसर है। जब बिजली नहीं होगी तो काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप एक लाइफ लाइन जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है उन पेशेंट्स के लिए जो कोविड-19 से जूझ रहे हैं, या उसके साथ साथ जो घरों के अंदर मुख्तलिफ छाती की अमराज है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद ऐसे मरीजों की है जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पे अभी जिंदगी गुजार रहे हैं और वहां से ऑक्सीजन हासिल करते हैं। और जब बिजली बहुत देर तक नहीं आती है तो उसके बाद इन्वर्टर्स भी जो है वो जो है फिर डिफ्यूज हो जाते हैं। नतीजा ये है कि ऐसे लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और विंटर्स में अगर बिजली ना हो उससे ही मतलब है कि आम लोग ज्यादा मुश्किलात से जूझ रहे हैं। हालांकि पीडीडी कश्मीर के जो चीफ है उनके साथ जब बात होती है तो उन्होंने कहा कि कुछ एक इलाकों में, खासतौर पर जहां पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर बिजली लाइन को क्लियर किया गया है, रेस्टोर किया गया है, तमाम
जो बाकी मादा इलाके हैं उनको भी 12 से 20 घंटे के अंदर अंदर उससे भी बहाल किया जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हिलाल अंजूरी ज्वाइन किए हुए थे हमारे साथ श्रीनगर से। हम हालात बता रहे थे जम्मू के और कश्मीर के, दोनों जगह पर हालात वैसे ही हैं। जो पीडीडी कर्मियों की हड़ताल है उससे जनता बेहद परेशान है और सर्दियों ने इनकी परेशानी जो है और बढ़ा दी है। तो चलिए अब बात करते हैं कठुआ से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्योंकि कठुआ से एक और खबर सामने आई है और अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि बाहरी राज्यों से जो पशु तस्करी करने की कोशिश की जाती है उसका सिलसिला लगातार जारी है। लखनपुर में पशु तस्करी के प्रयास को विफल किया गया है। पुलिस ने टेम्पो ट्रैवलर से 4 मवेशी बरामद किए हैं। तस्कर अपना रहे हैं तस्करी के नए नए तरीके। अब देखिए, हमें अक्सर इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि ट्रक में तस्करी, पशु तस्करी करने की कोशिश की जाती है, पर इस बार जो तरीका अपनाया गया है टेम्पो ट्रैवल, अगर आप तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरें देख के आप हैरान हो जाएंगे कितनी दयनीय हालत में इन पशुओं को लेके जाया जा रहा था। और इस बार यूज किया गया है टेम्पो का। साफ तौर पर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पशु तस्करी की इस कोशिश को नाकाम जरूर किया गया है, पर एक टेम्पो में देखिए कि इस तरह से पशुओं को इतनी दयनीय हालत में तस्करी करने की इनकी कोशिश की जा रही थी। उसी के चलते इनको बाहर निकाला गया। तस्वीरें देखकर हर किसी का दिल जो है दहल जाएगा, क्योंकि पशुओं की इतनी दयनीय हालत जहां पे एक टेम्पो में लेके जाया जा रहा था। चलिए कठुआ से रुक करते हैं। सरबजीत सिंह हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। सरबजीत, बताइएगा, लगातार जो पशु तस्करी की कोशिशें की जा रही हैं और जो नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, हालांकि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, इस कोशिश को विफल कर दिया गया है, पर इस बार टेम्पो का इस्तेमाल किया गया था पशु तस्करी के लिए। तो सरबजीत हमारे साथ दोबारा ज्वाइन होते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस वक्त हमारे सामने ग्राउंड से सामने आई हैं, जहां पर कोशिश की गई थी पशु तस्करी की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया है। और थोड़ी देर में सरबजीत सिंह हमारे साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ ताजा तफसीलात है इस हवाले से, क्योंकि बाहरी राज्यों से लगातार जो पशु तस्करी करने का सिलसिला जारी है, लगातार प्रयास जो किया जा रहा है। एक बार फिर लखनपुर में पशु तस्करी के प्रयास किया जा रहा था, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया है। एक बार फिर सरबजीत सिंह हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी सरबजीत, बताइएगा इस खबर के हवाले से जानकारी। जी बिल्कुल, बेजुबानों पर अत्याचार और उनकी तस्करी के जो तरह तरह के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। तस्कर जो है तरह तरह के प्रयास करते हैं कि तस्करी की वारदातों को अंजाम देने के लिए, लेकिन एक तस्करी का नया तरीका जो है वो तस्करों ने ढूंढा है कि इस तरह से टूरिस्ट जो कैब है उसमें मवेशियों की तस्करी की जा रही थी, जिसका भंडाफोड़ जो है लखनपुर पुलिस ने किया है। और एक टेम्पो ट्रैवलर से इस तरह से 4 मवेशी, आप देख सकते हैं कितनी क्रूरतापूर्ण तरीके से इनको यहाँ से तस्कर किया जा रहा था। और लखनपुर पुलिस ने नाके के दौरान इस गाड़ी को पकड़ा है और इसमें से जो अवैध रूप से लेके जा रहे 4 मवेशियों को लखनपुर पुलिस ने यहाँ पर बरामद करते हुए इन मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया है। आपको बता दें कि तस्करी की वारदातों को तरह तरह के हथकंडे जो है वो अपनाए जाते हैं इन वारदातों को अंजाम देने के लिए, चाहे फल की आड़ में, चाहे सब्जी की आड़ में हो, चाहे बंद कंटेनर में हो, चाहे पानी की जहाँ पेट्रोल की जो कंटेनर होते हैं उसमें से मवेशी तस्करी का प्रयास जो है वो किया जाता है। लेकिन ये नया तरीका जो टूरिस्ट कैब्स हैं उसमें इस तरह की मवेशी तस्करी का प्रयास जो है वो किया जा रहा था, जिसको लखनपुर पुलिस की टीम ने यहाँ पर विफल किया है और इन 4 मवेशियों को यहाँ पर मुक्त करवाया है। बिल्कुल, शुक्रिया सरबजीत तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। सरबजीत सिंह हमारे साथ ज्वाइन किए थे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि लगातार जो पशुओं पे अत्याचार किया जा रहा है और किन हालातों में जो है तस्करी करने की कोशिश की गई थी। एक टेम्पो में इन पशुओं को लेके जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इसे विफल कर दिया है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।